बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सबसे बड़ा चुनाव का। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने माता चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचे और पूजा अर्चना की, साथ ही मां से चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि सुखो सरकार को 1500 रुपए देने से किसने रोका है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। सुनिए। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मां चिंतपूर्णी के दरबार में हर कोई हाजिरी लगाने आता है, आशीर्वाद लेने आता है और पूरे देश भर में रामनवमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा भी सौभाग्य है कि आज मां चिंतपूर्णी का दर्शन, आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। तो वहीं पर देश भर में जिस तरह से लोगों में आज की विशेष तौर पर युवा पीढ़ी में धर्म के प्रति जो जागरूकता आई है और जो समर्पण भाव है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो विकास से विरासत, क्योंकि विकास जो देश का हुआ वो तो हुआ ही, साथ ही साथ सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक हो या अब अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये सब पिछले कुछ वर्षों में हुआ और इससे हमारी विरासत को बचाने का और आगे बढ़ाने का काम हुआ है। हम सौभाग्यशाली आज एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका धर्म में विश्वास भी है, सब धर्मों का सम्मान भी करते हैं, सबका साथ सबका विकास भी करते हैं। और दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आज देश के अलग अलग कोनों में आ रहे हैं। इससे टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने नारी शक्ति का वंदन भी किया और नारी शक्ति वंदन बिल लाकर उनको 33% आरक्षण विधानसभा से लेकर लोकसभा तक दिया है। और जब पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी राज्य में, तब धूमल जी ने 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में दिया था। हमने अपने संगठन में 25% आरक्षण महिलाओं को दिया। यही नहीं, रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा बिल्कुल मुफ्त में 10 करोड़ बहनों को दिया। 12 करोड़ शौचालय इज्जत घर के रूप में बनाकर बहनों को दिए। 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी। 4 करोड़ के लगभग पक्के मकान बनाए, जिनमें से 3 करोड़ से ज्यादा सीधे बहन के नाम पर है। मुफ्त में इलाज और मुफ्त में अनाज 5 साल दिया, अगले 5 साल और भी देंगे। ये मोदी सरकार ने बहनों के लिए किया। इसके अलावा चाहे मुफ्त में गर्भवती महिला का इलाज हो, दवाई हो, उपचार हो, 6000 रुपये उसके अलावा लगती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो और अब लखपति दीदी बनाने का अभियान हो। 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया। अगले 5 सालों में लखपति दीदी 2 करोड़ बहनों को और बना लेंगे। हम लोग करने में विश्वास करते हैं, कांग्रेस के लोग रुकवाने में विश्वास करते हैं। उनकी सरकार बनी थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अस्थिरता और बौखलाहट में है। वो लगातार बार-बार बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की अस्थिरता का कारण खुद कांग्रेस के नेता हैं। वहीं चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी। जो पिछले दिनों घटनाक्रम राजनीतिक दृष्टि से हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने इस बात को अनुभव किया है कि कोई और उसके लिए दोषी नहीं है। जो केंद्रीय इनका नेतृत्व है, जो कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश में भेजे गए थे, उन्होंने रिपोर्ट में बाकायदा जिक्र किया इस बात का, और शायद व्यक्तिगत रूप से भी, कि नेतृत्व की असफलता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, वो बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी सभी नेताओं का विश्वास जीतने में, सभी नेताओं को साथ चलाने में नाकामयाब रही है। और इसके एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण आप सबके सामने।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मंडी जिले को विकास के मामले में जलील करने का खामियाजा कांग्रेस को इन लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं पूर्व की बीजेपी सरकार के समय में मंडी जिले में जो भी विकास के काम शुरू किए थे उन्हें वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। साथ ही उन्होंने बेहतरीन संकल्प पत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दी है। काम हमने प्रोजेक्ट पे शुरू किया था, कांग्रेस की सरकार ने वो सारे के सारे प्रोजेक्ट बंद किए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, किस मुंह से जाएंगे कांग्रेस के नेता लोगों के बीच में मंडी लोकसभा क्षेत्र में जहां यूनिवर्सिटी दी गई थी और उस यूनिवर्सिटी को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए। शिवधाम दिया गया मंडी के लिए, उस शिवधाम को 15 महीने से बंद करके रखा हुआ, जिसका काम अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था। 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उसको बंद करके रखा है। क्या हुआ उस एयरपोर्ट की जिसकी हमने सारी क्लियरेंसेस, टेक्निकल क्लियरेंसेस कर ली, लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस होना था, वो क्यों बंद पड़ा है? ये सारे प्रश्न हैं। डिग्री कॉलेज मंडी की बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के लिए हमने 27-28 करोड़ रुपए दे करके उसको स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, लेकिन 15 महीने से सरकार कांग्रेस की बनी, जब से बनी है उसका काम रुका पड़ा हुआ है। अब उसकी शुरुआत करने की दृष्टि से अब कहा कि उसको पूरा करना है, अब पूरा करना चाहिए था, अभी तक पूरा होना चाहिए था। आखिरकार मंडी को जितना जलील किया है कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने, जितना विकास की दृष्टि से पीछे करने की कोशिश की, सारे काम बंद किए हुए हैं, इसका खामियाजा अब की बार लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा यह हमारा संकल्प है, हम आने वाले समय में इस दिशा में आगे बढ़कर के काम करना चाहते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, और 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बहुत बड़ा एक विजन है जो हमने अपना संकल्प पत्र के रूप में जो प्रस्तुत किया है, उसमें कोई इस प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। और मोदी जी ने एक ही बात की है जिसको देश ने भरोसे के साथ स्वीकार किया है कि मोदी जी की गारंटी का मतलब काम पूरा होने की गारंटी, यही मुझे कहना है। विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस ने अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ मंडी से मैदान में उतारा किया है। इसी कड़ी में विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मंडी की जनता का उनके परिवार को पहले भी आशीर्वाद मिला है, वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। वहीं उन्होंने कंगना पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश में जो खान पान की चर्चा चल रही है उसका संज्ञान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से हिंदू संगठनों को लेना चाहिए। जब पार्टी ने आदेश दिया है तो मैंने डे 1 से कहा है कि मैं कभी भी किसी भी जिम्मेवारी से, किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटता हूं। जहां पर भी जो जिम्मेवारी मिलती है उस पर पूरी मजबूती के साथ फ्रंट फुट पे रहकर लड़ाई लड़ते हैं। और इस बारी भी हम पूरी मजबूती के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र का मैं वैसे भी बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि यहाँ की प्रबुद्ध जनता ने कांग्रेस पार्टी का तो समर्थन किया ही है, मगर मेरे परिवार का भी बहुत समर्थन किया है। करीबन 6 बार यहाँ से जो है 3 बार मेरे स्वर्गीय पिताजी। असली मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या उसका जवाब दे रहा है, कौन किस भाषा का शैली का प्रयोग कर रहा है और क्या उसका जवाब दिया जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इसका चिंतन अगर किसी को करना है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को करना है, क्योंकि वो अपने को हिंदू धर्म का रक्षक कहते हैं। और आज जिस तरीके का एक प्रचार प्रसार चला हुआ है खाने पीने के ऊपर, इसका चिंतन विश्व हिंदू परिषद को करना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को करना है। जयराम जी को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, मगर मैं आपको ये पूरी मजबूती से कह सकता हूं कि हम मंडी संसदीय क्षेत्र को जीतेंगे और जीतेंगे। हमीरपुर में बीजेपी नेताओं की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में आगामी कार्यक्रम को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से जो गारंटियां दी गई थी वो धरातल पर पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि समाज के हर वर्ग के लिए मोदी जी कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं
जिनके सहयोगी आज जो शराब के कारोबार में फंसे हुए और तिहाड़ जेल में हैं, आज वो शराब की बात कर रहे हैं कि पुरानी बोतल में नई शराब, इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उन नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि आप देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जो ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जो उनसे आप प्रश्न कर रहे हैं, पहले आप तो अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पिछले विधानसभा चुनावों में लोगों से जो वायदा किया था, उस वक्त भी लोगों से, महिलाओं से फार्म भरवाए गए। आज फिर ये नाटक आपने शुरू कर दिया कि हर महिला को 1500 रुपये पेंशन देंगे। जिनकी 1150 रुपये पेंशन थी, उनको आप 1500 रुपये पेंशन की बात करते हैं। मजाक लोगों में बनाया हुआ है, लोगों को गुमराह करने की बात है। प्रदेश कांग्रेस के युवा अध्यक्ष निगम भंडारी नूरपुर दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया है कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 10 साल पहले केंद्र सरकार ने जो वायदे किए, उनमें से किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया। वहीं जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही हिमाचल में राजनीतिक अव्यवस्था फैलाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार है। सबसे पहले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहेगी, किन मुद्दों को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच में जाना है, इन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। जो सबसे मुख्य जो इस लोकसभा चुनाव में मुद्दा रहेगा, रोजगार को लेकर रहेगा। आज से ठीक 10 साल पहले जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, सबसे बड़ा जो मुद्दा उन्होंने हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने को लेकर किया था, वो पूरा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं प्रदेश का ही नहीं देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हमीरपुर में बीजेपी पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने पीसी की है। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जयराम ने हमीरपुर की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमीरपुर की जनता मुख्यमंत्री सुक्खू का समर्थन करती है और उपचुनाव में जिला की दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जितवाकर मुख्यमंत्री के हाथ को मजबूत करेगी। बगावत तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी में जिस तरह का धन बल का प्रयोग किया गया, जिस तरह से चुने हुए विधायकों को खरीदो फरोख्त के माध्यम से बीजेपी में शामिल किया गया, कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में, बहुत से कार्यकर्ताओं में इसका असंतोष है। और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जैसे 2017 में गलती से चुनाव डाल दिया था, अपना वोट कर दिया था, इस बार वो गलती नहीं करेगी। इसका वोट, इस बार का वोट सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम का होगा, यानी कांग्रेस के साथ होगा। हाँ, इसमें यह था कि 2010 में आदरणीय श्री धूमल जी ने इसका शिलान्यास किया था, उद्घाटन भी किया था उसके बाद, और हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का कॉलेज यहाँ खोला गया। लेकिन दुर्भाग्यवश 2012 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन दोनों सरकारों ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मंडी जिले में सफाई ठेकेदार की बेटी ने अपने पहले प्रयास में ही यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। कीर्तिमान बलाघाटी के तरुणा कमल ने हासिल किया है। तरुणा की इस कामयाबी से न केवल मंडी जिला का मान बढ़ा है, बल्कि हिमाचल प्रदेश का भी नाम रोशन हुआ है। तरुणा कमल बलाघाटी के रती गांव की रहने वाली हैं। तरुणा ने यूपीएससी की परीक्षा में 203वां रैंक हासिल किया है। उनकी इस कामयाबी से जहां क्षेत्र में खुशी का माहौल है, साथ ही उनके घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उनके घर में भी शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। जी, मैं लगभग पिछले 2.5 साल से तैयारी कर रही थी। चुनौती सबसे पहली यही थी कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से थी और इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, तो इसमें स्विच होना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। घर वालों को मनाना भी, ऑल्दो मेरे घर वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, बट उनके सामने ये बात रखना कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, इट वाज अ बिग चैलेंज। बट मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया एंड आई रियली होप कि जैसे मेरे घर वालों ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया, सपोर्ट किया, सब लोग अपने बच्चों को ऐसे ही सपोर्ट करें। जी, मुझे इंस्पिरेशन मेरे गांव से ही मिली थी, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे मैंने जहाँ तक देखा, लड़कियों में थोड़ी हेजिटेशन है आगे बढ़ने की, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, लेकिन जब मेरी सिलेक्शन
BVSC में हुई थी, डॉक्टर GC रेड्डी कॉलेज में। तो मैंने देखा कि लड़कियों में एक नया करेज आ गया और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो गए। दे वांटेड टू टॉक टू मी, दे वांटेड टू स्प्रेड द अवेयरनेस टू देयर चिल्ड्रन ऑल्सो। मौसम में बदलाव के साथ साथ जल जनित रोग बढ़ने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसको लेकर बीते 6 दिनों से परमाणु क्षेत्र में लगातार डायरिया के मामले सामने आ रहे हैं। जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता दिखाते हुए सभी स्वास्थ्य केंद्रों विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में अचानक बढ़ते मामलों के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि क्लोरीनेशन के बाद ही पानी का सेवन करें। वही क्षेत्र के तुरंत पानी के 4 सैंपल भी भर दिए गए हैं। इन सैंपलों को जांच के लिए सिटील कंडाघर भेज दिए गए हैं, जहां से आगामी दिनों में सैंपलों की रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद ही डायरिया फैलने के असल कारणों का पता चल सकेगा। हाँ, जैसे ही सीजन चेंज होता है तो जल जनित रोगों जैसे डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग्स, तो इनका भी इनके नंबर में बढ़ोतरी होने के चांसेस रहते हैं। साथ में जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, वो भी उनके भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी परवाणु में जो पिछली 4-5 दिन पहले फ्राइडे को वहाँ कुछ केसेस आना शुरू हुए थे लूज मोशन के और विद हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग और ब्लड इन स्टूल्स। तो वो उसके लिए विभाग द्वारा जो भी उचित कार्रवाई हमें करनी थी, हमने वहाँ सैंपलिंग वगैरह करवाई है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हिमाचल में लोकसभा के साथ साथ 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने। यहां दोनों ही चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव के अंतिम 7वें चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। साथ ही हमीरपुर सीट दोनों ही पार्टियों के लिए दिलचस्प होगी। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हमीरपुर सीट पर किसका राज तिलक? क्या फिर खिलेगा कमल? कायम रहेगा बीजेपी का कब्जा? किसको मिलेगी जीत, किसकी होगी हार? हिमाचल प्रदेश भले ही खूबसूरत पहाड़ों के लिए जाना जाता हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ये काफी हॉट सीट के तौर पर देखा जाता है। दरअसल लोकसभा की हमीरपुर सीट हमेशा से ही हॉट सीट मानी जाती रही है। वहीं हमीरपुर लोकसभा सीट पर पिछले 8 बार से बीजेपी का कब्जा है। साल 2008 में हुए उपचुनाव में अनुराग ठाकुर को जीत मिली, जिसके बाद से अनुराग ठाकुर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर को 68,26,092 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के रामलाल ठाकुर को 28,31,020 वोट हासिल हुए। इस चुनाव में बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस उम्मीदवार को 39,95,072 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। जी हां, भारत में एक बार फिर चुनाव का बिगुल बज गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर तैयार है। फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि जो पिछले कुछ वर्षों में काम देखा है, गरीब कल्याण को जिस तरह से महत्व मिला है और जिस तरह से नारी शक्ति का वंदन भी हुआ और आरक्षण भी मिला, भारत ने चंद्रयान मिशन से लेकर G20 में नए आयाम स्थापित किए, ग्लोबल अलायंसेस खड़े किए और भारत को एक सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी बनाया, तो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाया। देश में सियासी माहौल है और हिमाचल प्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी दोनों के लिए हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र काफी अहम है, क्योंकि जिन 6 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रही हैं, उनमें से 4 सीट इसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। राजेंद्र राणा सुजानपुर, इंद्रदत्त लखनपाल बट्स, चैतन्य शर्मा गगरेट, देवेंद्र कुमार भुट्टो कुटलहर। विधानसभा की ये 6 सीट कांग्रेस के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हो गई। लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा की इन सीटों पर उपचुनाव होंगे। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से राज्य सरकार का भी फैसला होगा।
क्योंकि 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के साथ 68 सदस्यीय विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष सहित पार्टी के सदस्यों की संख्या 40 से घटकर 34 हो गई है। विधानसभा में 25 सदस्यों वाली बीजेपी को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। अनुराग ठाकुर मैदान में है। मौजूदा बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। विकास 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 इसी मुद्दे पर जाने वाले हैं और मोदी जी के नेतृत्व पर 5वीं बार सांसद और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। जैसे कि हम सबको ज्ञात है कि यहाँ से हमारे सांसद माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, जो कि ना कि हमीरपुर क्षेत्र के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए एक आदर्श सांसद हैं, जो एक आम जनमानस से जुड़े हुए ऐसी शख्सियत है जो हर गरीब से गरीब आम से आम आदमी के साथ उनका मिलना जुलना है और सबका दुख दर्द वो जानते हैं। तो इसलिए वो हमारे हमीरपुर के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के आदर्श सांसद जिनको मैं मानता हूँ। खाली हुई ये 6 सीट सरकार गिरा सकती है या बना सकती है, क्योंकि सदन में बहुमत के लिए 35 विधायकों की जरूरत है। उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन बीजेपी के लिए कठिन चुनौती है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में इन सभी बागियों ने बीजेपी उम्मीदवारों को हरा दिया था। वहीं इन सीट पर कांग्रेस को नए उम्मीदवारों की तलाश करनी होगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।